10,000 किलोमीटर चल चुकी है। माइलेज अपडेट क्या है वो आपके सामने है। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसके सस्पेंशन बहुत वो घिस गया था, तो अभी ये नया टेप लगा हुआ है। वो नॉइज़ क्यों आती थी मैं बता देता हूँ। और एक और जो इशू था, 1 महीने के बाद सर्विस पे दें या तो 1500 किलोमीटर पे। तो इसके हो चुके हैं 10,000 किलोमीटर और 6 महीने पुरानी हो चुकी है ये। और अभी मैं आया था सर्विस सेंटर सेकंड इंस्पेक्शन के लिए, जिसमें प्रॉपर सर्विस नहीं है, वो 1 साल के बाद होती है। ये 2 फ्री इंस्पेक्शन थी जो एक मैंने करा चुका हूँ और ये दूसरी थी। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने अपने 1 मंथ का रिव्यू दिया था। उसमें ओवरव्यू था कि कैसी है चलाने में, माइलेज कितना है, क्या क्या इशू है। अब मैं बताने वाला हूँ कि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, क्योंकि जब आप 10,000 चला लेते हैं तब गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है। एंड तक देखना, बिकॉज 10,000 किलोमीटर पर कार का स्लीक करेक्टर समझ आता है। तो और मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ कि सेकंड इंस्पेक्शन में क्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो लास्ट वीडियो मैंने कुछ इश्यूज़ बताए थे कि जो मैंने सर्विस जब मैं पहली बार ले गया था तो मैंने उन्हें इशू बताए थे कि इसमें नॉइज़ आ रही है, कैबिन नॉइज़ है, ब्रेक नॉइज़ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो क्या वो इशू सॉल्व हो गए हैं या नहीं। अगर आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, उसमें आपके 1 मंथ का एक ओवरव्यू दिख जाएगा। और ये 10,000 किलोमीटर के चलाने के बाद कैसी है वो मैं उस बारे में वीडियो है, ये उस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस। तो इंजन की बात करूँ तो जो पहला इंस्पेक्शन था, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंजन ऑयल कम हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डला था, उसको मुझे परचेज़ करना पड़ा था क्योंकि 1 लीटर डला था कुछ, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी उसकी, तो वो मुझे परचेज़ करना पड़ता। लेकिन अब जो सेकंड इंस्पेक्शन था, इसमें इंजन ऑयल प्रॉपर है, अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और ये इंजन ऑयल अभी 50 किलोमीटर और चल सकता है, ऐसा सर्विस सेंटर वाले ने बताया। परफॉर्मेंस की बात करूं तो नो डाउट अभी भी चलाने में बहुत मज़ा आता है। वो डिलीवरेबल है जब आप एक्सीलेटर देते हैं। TSG गियर बॉक्स जो है उसमें भी कोई इशू नहीं है, चलाने में कोई इशू नहीं है। और जैसी न्यू गाड़ी होती है वैसे ही अभी भी परफॉर्मेंस आ रहा है। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद ज़्यादातर ये रन हाईवे पे ही हुई है, तो परफॉर्मेंस और इंजन के मामले में बात करें तो नो डाउट अभी भी वैसी की वैसी है। अब बात करते हैं माइलेज का अपडेट। तो जो मैंने पहली वीडियो में बताया था वो इतना माइलेज बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये था विदाउट E20 उस टाइम पे, फिर E20 आया और 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। माइलेज अपडेट क्या है वो आपके सामने है। ये तो अभी दिखा रहा है 6.6, मतलब आप अभी जैसे खड़ी हुई है तो कम होता जाएगा। ये मुझे सिटी में 8 से 9 इतना मिल जाता है, सिटी में ट्रैफिक के साथ मैं कह रहा हूँ, मीडियम ट्रैफिक। और हाईवे में जाओ तो 13, 14, 15 यहाँ तक पहुँच सकता है अगर आप 100 से 120 की स्पीड में रहते हैं। उससे ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कार है, पेट्रोल बहुत पिएगी। तो माइलेज मैं बता दूं कि 1-2 जो % वो ड्रॉप हुआ है पहले से। पहले ऑब्वियसली ये तो सबको पता है कि E20 के बाद माइलेज में इफेक्ट आया है। अब क्योंकि ये E20 कॉम्प्ली है तो इसमें नॉर्मल पेट्रोल, मतलब आपको पता ही है, बहुत सारी उसमें डिबेट हो चुकी हैं, लेकिन ड्रॉप तो देखने को मिला है। लेकिन अभी भी आप हाईवे पे आराम से क्रूज़ करके 100 के क्रूज़ करके चलाएंगे तो 15, 14, 15 तो आपको मिल जाएगा इससे। अब बात करते हैं राइड एंड कंफर्ट। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, ज़्यादातर ये गाड़ी हाईवे पे ही चली है और बीच में इसमें बहुत सारा सामान लोड करके, लगेज लोड करके ले जा चुके हैं हाईवे पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये जा चुकी है। पॉट होल्स, खराब रास्ते, हर जगह से ले जा चुके हैं। और एज अ ड्राइवर मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कंफर्टेबल नहीं है। आप मतलब फटीक नहीं होंगे 500 किलोमीटर चलाने के बाद, 600 किलोमीटर चलाने के बाद। वही इसकी खास बात है कि इसका कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और सीट भी काफ़ी अच्छी हैं। और एक और चीज़ बता दूं, जो भी पीछे की जो सीटें हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सबका एक ही रिव्यू था कि काफ़ी कंफर्टेबल है। कि बहुत सारी डिबेट इंटरनेट पे थी, रेडिट पे, यूट्यूब पे, कि इसका सस्पेंशन अच्छे नहीं है, लेकिन मैं एज अ ओनर बता रहा हूँ 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। इसके जो सस्पेंशन हैं वो हाई स्पीड के हिसाब से बनाए गए हैं। ऑब्वियसली जर्मन कार है, इंडिया में असेंबल हुई है, तो वहाँ हाई स्पीड के हिसाब से बनाई गई है। तो ऑब्वियसली जब आप हाईवे पे जाएंगे उस मामले में जो सस्पेंशन और जो कंफर्टेबल सीट, जो आपको मतलब ओवरऑल जो फील होगा, एक कंफर्ट प्रीमियम कार का जो अंदर से जो फील होता है वो इस गाड़ी में आपको फील होगा। फैमिली के साथ या अकेले भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसा सच फटीक नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव पे मैं बता रहा हूँ। पॉट होल्स पे ऑब्वियसली आपको पता लगेगा क्योंकि 17 इंच का एलॉय है, तो ऑब्वियसली वो तो चीज़ है, पता लगेगी। और अब
कैबिन क्वालिटी एज सच कोई इशू नहीं है। ये पियानो ब्लैक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पियानो ब्लैक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये लेदर यहाँ पे दे रखा है। ये चीज़ जो है ये काफ़ी काम आती है लॉन्ग ड्राइव पे। प्लास्टिक ऐसा अभी इतनी तो कुछ ख़राबी नहीं लगी है, स्क्रैचेस स्क्रीन पे पड़ते रहते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये स्क्रीन गार्ड लगा रखा है। यहाँ पर स्क्रीन गार्ड नहीं है, इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी अगर आपको देखना हो मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है। और क्वालिटी कैबिन क्वालिटी कोई इशू नहीं है, बस एक प्रॉब्लम जो थी वो नॉइज़ की थी। स्लो स्पीड पे वो आवाज़ आती थी कच 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 कच, वो मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है। और वो नॉइज़ क्यों आती थी मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है गाड़ी जर्मन गाड़ी है, ये इंडिया में असेंबल होती है, तो इसका मतलब तो ये सारे पार्ट इंडिया में लगते हैं। तो ये टाइगन और वर्टस दोनों में ये प्रॉब्लम है। जब आप किसी धचके पे या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाएंगे तो आपको किचर किचर ये आवाज़ ज़रूर आएगी। तो उसका उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने यही सॉल्यूशन है, उनसे मैंने पूछा भी कि क्या कोई और सॉल्यूशन नहीं, उन्होंने कहा नहीं यही है, क्योंकि ये टाइगन और वर्टस में है ही है। तो ये टेप लगा देते हैं। ये आप पिछली वीडियो मैंने दिखाया था, ये यहाँ पे मैं फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो दिखा दूँगा, वो घिस गया था। तो अभी ये नया टेप लगा हुआ है, तो ये लग लग के ये भी घिस जाएगा। तो इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आपकी गाड़ी में नॉइज़ आती है तो ये आप टेप लगा के सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी इतना तो वाइड नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्पेस है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और कैबिन क्वालिटी के हिसाब से तो ये मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले ये इंफोटेनमेंट सिस्टम एज इट इज़ अभी भी वैसी का वैसी है। अभी तक मतलब कुछ गाड़ी में होता है कि लैग होने लगता है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, प्रॉपर चल रहा है अभी भी वैसे ही का वैसे ही। एप्पल कार प्ले भी अच्छा चल रहा है, वायरलेस चार्जर दे रखा है, ये भी सही चल रहा है। स्क्रीन लैग यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साउंड सिस्टम भी अच्छा है, वो आपको फिजिकली जाके देखना पड़ेगा। मुझे जो लगता है कि साउंड क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, इसलिए आफ्टर मार्केट को इसमें लगवाया नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या उसका सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या क्या प्रॉब्लम मेंशन करी हैं, और वही सेम प्रॉब्लम अभी भी थी लेकिन वो सॉल्व हो गई हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेक टाइगन या वर्टस में ये है इशू कि जब भी आप स्लो स्पीड पे ब्रेक लगाएंगे तो वो आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्लीनिंग के बाद चली जाती है, जैसी सर्विस सेंटर में आप देते हैं, सर्विस सेंटर वाले ब्रेक पैड क्लीन करते हैं, वो साफ़ हो जाती है। वो बता रहे थे कि इस वजह से भी हो सकता है कि उसमें धूल जम जाती है। जैसे आप गाड़ी वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद धूल एकदम से, अगर आपने किसी गंदे एरिया में डस्ट है जहाँ पर, वहाँ पर धुलवाई है या साफ़ करी है, तो वो डस्ट ब्रेक पैड पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो आवाज़ आती रहती है, स्लो स्पीड पे जो आवाज़ आती है। तो वो हो सकता है, वो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ब्रेक तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे कुछ ब्रेक में भी अभी भी इशू नहीं आया है। तो ऐसा वेयर एंड टेयर अभी कुछ नहीं हुआ है, ब्रेक न्यू के न्यू है और प्रॉपर लगते हैं। और एक और जो इशू था, वो शायद बहुत लोगों के पास, अगर टाइगन है ये गाड़ी, सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है, वो सॉफ्टवेयर ग्लिच कभी कभी हो जाता है। इसमें पहले एयर बैग का साइन आ जाता था, अभी तो नहीं आया है। पहले इंस्पेक्शन के लिए दी थी गाड़ी, तब मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई थी, तो अभी तक ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है। तो एक और ये ग्लिच है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये DSG का ग्लिच हो सकता है। जैसे अभी आप देखें P पे है ये अभी, तो ये मैंने डाली D पे, तो अभी D1 लिख के आ रहा है। जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा ये D2 आ गया। तो कभी कभी रोड पे क्या होता है कि मैं गाड़ी लेके निकला और D1 पे ही अटक गया, RPM बढ़ता जा रहा है लेकिन गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये रेयर केस है, मतलब कभी कभी होता है। जब भी अटक जाता है तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ स्पोर्ट मोड पे वापस यहाँ, तो अपने आप सही हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या है ये। मैं उनको हर बार बताता हूँ, ये बहुत रेयर है लेकिन आता रहता है। कैबिन नॉइज़ का मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कैबिन नॉइज़ जो आती थी उसका सॉल्यूशन क्या किया है, उसका वही इशू था और वो टेप लगा के सॉल्यूशन मिल गया था। एक बार पहले स्टार्ट में जब ये नई गाड़ी थी तो एक बार ये भी अटक गया था, ये खुल नहीं रहा था, मतलब मैं बटन दबाया जा रहा था, खुल नहीं रहा था ये, तो ये भी था। ये शायद सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है, जो भी हो सकता है। अपडेट आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर के भी अपडेट आते रहते हैं, UI अपडेट आता रहता है। ये पुरानी गाड़ी में अगर आप पुरानी टाइगन देखेंगे तो उसका UI अलग था, ये नई जो 2025 की गाड़ी है इसमें ये अलग UI है। तो अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेंगे 2025 की तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी इश्यूज़ आएंगे।
और अगर आते हैं तो आप सर्विस सेंटर वाले को बता सकते हैं कि ये है, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं या रीफ्लैश कर देते हैं, जिससे सारी चीज़ें चली जाती हैं। और ऐसा तो मुझे अभी तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। चलाने में मज़ा आता है और ब्रेक लगाने में, अगर मैं वैसे बात करूं कि कंफर्टेबल नहीं है, परफॉर्मेंस में कमी है, इंजन में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं है। चलाने में प्रॉपर परफेक्ट है ये गाड़ी। सॉफ्टवेयर ग्लिच तो मैंने बता दिया, कैबिन नॉइज़ का इशू था वो मैंने बता दिया, ब्रेक नॉइज़ का था वो भी मैंने बता दिया। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी जब इसकी पहली सर्विस होगी उसमें कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्या है वो मैं बता दूंगा। और सस्पेंशन का था, बहुत सारी डिबेट थी, सस्पेंशन अच्छे नहीं है, सस्पेंशन परफेक्ट है। अगर आप एक बार हाईवे पे लेके जाना और पीछे लोगों को बैठाना, फिर आपको पता लगेगा, फिर उन्हीं से पूछने की कंफर्टेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप बड़े बड़े गड्ढे पे ले जाते हैं तो वो आपको अंदर भी पता लगेगा, क्योंकि 17 इंच का एलॉय है। फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है ये, कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो रोड नॉइज़, कुछ लोगों को टायर नॉइज़ आती है, टायर नॉइज़ वो सब आएगी, थोड़ी बहुत तो आती है। वो अगर आप थोड़ा और रिव्यू देखेंगे लोगों के, तो कुछ लोगों ने टायर चेंज करे हैं जिससे टायर नॉइज़ कम हो गई थी, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा भी टायर नॉइज़ से कोई इशू नहीं नज़र आया इसमें। तो प्रॉब्लम्स ये थी सारी, जिनका मैंने सारा कुछ बता दिया है। और पुरानी वीडियो से कैसा क्या कंपैरिजन था वो मैंने सब कुछ बता दिया है। ये कोई शोरूम वाली वीडियो नहीं है, ये मेरा ओनरशिप ही रिव्यू है। ये जो भी है मैं सच ही बता रहा हूँ, मुझे छुपा के कुछ फ़ायदा नहीं है। और यही था इसमें। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सर्विस ब्रेकडाउन। तो अगर आप टाइगन ये गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसमें 2 इंस्पेक्शन फ्री मिलते हैं और उसके बाद 1 साल की सर्विस होती है। सबसे पहले आप 1 महीने के बाद सर्विस पे दें या तो 1500 किलोमीटर पे। तो मेरे तो कुछ 3000 किलोमीटर हो गए थे 1 महीने के अंदर, तब मेरा फर्स्ट इंस्पेक्शन हुआ था। तो जो सेकंड इंस्पेक्शन होता है वो होता है 6000 पे, लेकिन मेरी 10,000 चल चुकी थी। उसके बाद 15,000 जब चल जाएगी या 1 साल, उसमें आपका पहली सर्विस होगी, उसमें आपको लेबर चार्ज नहीं लगेगा, वो सिर्फ पेड सर्विस जो होती है वो होगी। वो जब होगी तब मैं उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी इसमें जो सेकंड इंस्पेक्शन हुआ है वो मैं बता देता हूँ। कोई खर्चा नहीं हुआ है इसमें अभी, सिर्फ ब्रेक पैड क्लीनिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग, बाकी इंजन ऑयल चेक करना, सस्पेंशन चेक करना, ब्रेक चेक करना, कैबिन नॉइस, वो सारे कुछ इशू मैंने बता दिया था उनको। उसके बाद वॉशिंग और ये पॉलिश जो भी वो करते हैं वो सब फ्री था इस इंस्पेक्शन के साथ। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा है। अब जो पहली सर्विस होगी उसमें ऑब्वियसली जो भी चार्ज है वो लगेगा, पेड सर्विस जो होती है। तो अभी तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऑफ़र करी जो मैंने नहीं ली, जैसे अलाइनमेंट, रबिंग पॉलिश के लिए ऑफ़र करते हैं, वो भी मैंने नहीं ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसको 1 साल होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं कोटिंग कराऊंगा। या तो मैं 3M से भी करा सकता हूँ पूरी बॉडी की क्या कहते हैं रबिंग, क्योंकि आपने नई गाड़ी ली है तो रोड पे ही तो निकालेंगे और स्क्रैच तो लगना ही है। इसमें छोटे मोटे वो माइनर स्क्रैच लगते रहते हैं। अभी ये मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये तो खैर प्लास्टिक है, ये यहाँ पे पड़ गया है, ये यहाँ पे ये छोटे मोटे, पता नहीं इसमें दिख रहा, लेकिन ये छोटे छोटे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। अगर आप रबिंग पॉलिश कराएंगे तो उससे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये मैंने इसलिए लगाया था सेफ्टी के लिए, मतलब जब भी आप गेट खोलते हैं तो कहीं ना कहीं लगी जाती है, सबसे पहले यहीं पे लगती है, लेकिन ये उससे पहले का स्क्रैच है। और ये देख सकते हैं ये माइनर स्क्रैच लग रखे हैं। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ये भी इंस्टॉल कर रखी है। तो छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन हैं वो तो मैंने कर रखे हैं और उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो मॉडिफिकेशन की वीडियो देखनी हो, यहाँ पे पॉपअप हो रही है कि वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी सर्विस में अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है मुझे, मतलब होता है, अलग अलग सर्विस सेंटर होते हैं, कहीं के कहीं इशू होता है। अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं है, लेकिन उन्होंने दे रखा है, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। अपॉइंटमेंट मैंने लिया, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, वो वॉक इन वाला ही सीन है। पता नहीं मुझे क्यों अपॉइंटमेंट दिया गया। सर्विस की बात करूँ, बहुत स्मूथ था, कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं था। सेकंड इंस्पेक्शन की सर्विस तो ये थी, बाकी जब पहली सर्विस आएगी उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। यही था इसके लिए 2-3-4 वीडियो बना रखी है, 1 मंथ रिव्यू और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करी है,
पॉजिटिव नेगेटिव भी बता रखे मैंने इसके, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आपको ये गाड़ी अगर आप लेने की सोच रहे हैं, लेनी है या नहीं लेनी है, अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, वैसे तो मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एज अ ओनर बता रहा हूँ, चलाने में बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है। ऑब्वियसली जर्मन है, वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको पता लगेगी, वो आपने ज्यादातर लोगों से यही सुना होगा, वो क्योंकि सच बात है। जब आप हाईवे पे चलाएंगे, हाई स्पीड पे भी जाएंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये गाड़ी इतनी तेज चल रही है। तो वो तो इसमें है स्टेबिलिटी। कैबिन काफी प्रीमियम फील होता है। DSG गियर बॉक्स ऑटोमेटिक, मतलब मैनुअल भी आते हैं इसमें, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो DSG मुझे काफी अभी तक तो सही लगा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड है। ऑब्वियसली 5 स्टार ग्लोबल एनकैप मिला इसमें, चलाने में काफी मजा आता है इसको। अब क्योंकि ये वीडियो 10,000 किलोमीटर के बाद का वीडियो है, तो मैं बता दूं, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ड्राइविंग और सारा कुछ अभी भी सॉलिड फील हो रहा है। कुछ गाड़ियों में होता है जैसे सुजुकी, या कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है, इसमें अभी तक वैसा का वैसा ही है। कहाँ कहाँ नहीं ले गए इसको, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी वैसी नई की नई फील हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।